Welcome to the future. अच्छा जी, तो हमारे पास टॉपिक था, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था HTML, ठीक है। तो HTML के अंदर हमने क्या क्या चीज़ें देखी थी। हमने ये देखा था कि HTML के अंदर टैग्स क्या होते हैं, ठीक है। टैग्स के अलावा हमने देखा था कि इसके अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स के अलावा एट्रीब्यूट्स को देखा था, स्टैंड अलोन टैग्स को देखा था, इसके अलावा एब्सोल्यूट पाथ को देखा था और रिलेटिव पाथ को देखा था, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इससे आगे जाना है और इससे आगे मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अच्छा, HTML के मैं कुछ आपको बताई थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको सेल्फ स्टडी के लिए टैग्स दिए थे कुछ, यहाँ पे मैं वो लिख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा रहे। जैसे कि हमने लिस्ट की बात की थी, हमने कहा था टेबल्स क्या होते हैं। इसके अलावा हमने कहा था मैंने आपको बताया था एंकर टैग क्या होता है। मैंने एंकर टैग का आपको एक असाइनमेंट दिया था, ठीक है। ये तमाम चीज़ें थी। अब मैं इसको इन शॉर्ट जल्दी जल्दी डिस्कस करूंगा और फिर देखेंगे कि इसके अंदर इससे हम क्या क्या फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहली चीज़ अगर हम बात करें लिस्ट की, तो लिस्ट आपने देखा होगा कि वर्ड की, अगर आप MS वर्ड को यूज़ करते हैं, MS ऑफिस को यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर लिस्ट का क्या काम होता है। लिस्ट का ये काम होता है कि आपको अगर लिस्टिंग करनी होती है किसी भी चीज़ की, तो आप उसके लिए लिस्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट की भी हमारे पास बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब वो टाइप्स कौन कौन सी हैं वो देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं लिस्ट को अगर यहाँ पे डिफाइन करूंगा और लिस्ट को मैं यहाँ पे डिक्लेयर करूंगा, तो वो किस तरीके से करूंगा। सबसे पहले मुझे लिखना होता है UL। अब आप कहेंगे UL क्या है। UL का मतलब है, अच्छा लिस्ट की सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं टाइप्स कितनी होती हैं। लिस्ट की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट, एक होती है हमारे पास ऑर्डर लिस्ट। मैंने UL लिखा, UL का मतलब है अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है। अब अनऑर्डर से मुराद ये है कि इसका कोई ऑर्डर नहीं होगा। ये बुलेट, जैसे आप बुलेट टाइप की लिस्ट बनाते हैं, आप जो है डिस्क जिसके अंदर होती है, स्क्वायर होता है, ये तमाम अनऑर्डर लिस्ट कहलाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आके UL का मतलब है कि अनऑर्डर लिस्ट। अच्छा, अब ये क्योंकि जब मैं लिस्ट बनाऊंगा तो मुझे ये पेरेंट लाजमी यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये पेरेंट है और यहाँ से मेरी लिस्ट स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। जिस तरीके से हम HTML का पेरेंट टैग लेते हैं, HTML के अंदर हम पूरा काम करते हैं और बॉडी के अंदर हम सारा काम करते हैं, ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे स्टार्ट लेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे आके मैंने अगर इसको कहा LI का मतलब है लिस्ट आइटम। UL का मतलब क्या है, UL का मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अनऑर्डर लिस्ट से मुराद क्या है, UL, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात कर रहा हूँ लिस्ट आइटम की, तो लिस्ट आइटम क्या है मेरे पास, LI। इसे हम लिस्ट आइटम कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लिस्ट आइटम के अंदर अगर मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जाम्पल एप्पल, तो अब क्या होगा, ये लिस्ट की फॉर्म में आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको जरा प्रिंट करते हैं। यहाँ पे आके हमारे पास ये चल रहा है ब्राउजर, इस पर Ctrl+R करते हैं जरा और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, तो ये देखें एप्पल के नाम से हमारे पास एक लिस्ट की फॉर्म में स्टार्ट हो गया, एक शो हो गया हमारे पास, एक जो हमने लिखा है उसके अंदर, ठीक है। इसी तरह अगर मैं पूरी एक लिस्ट बनाना चाहूँ, तो यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ उसको ऑल्टर शिफ्ट डाउन। आपको पता है शॉर्टकट की मैंने बताई थी कि अगर एज इट इज आपको पूरा का पूरा कोड नीचे पेस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, ऑल्टर शिफ्ट और डाउन, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसको पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आके जल्दी जल्दी इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं ग्रैप्स और इसके अलावा मैंगो लिख देते हैं, इसके अलावा बनाना और भी मज़ीद कुछ फ्रूट्स होंगे। तो अभी मैं सिंपल इतना ही ले लेता हूँ क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है अभी। अच्छा, अब मैं यहाँ जाके Ctrl+R करूँगा या रिफ्रेश करूँगा इसको, तो रिफ्रेश करने के बाद मेरे पास ये लिस्ट की फॉर्म में डेटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास कहलाती है सिंपल अनऑर्डर लिस्ट। अगर हम बात करेंगे ऑर्डर लिस्ट की, तो ऑर्डर लिस्ट के लिए हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर लिस्ट के लिए सिंपल ये करना पड़ेगा कि इसको मैं ऑल्टर शिफ्ट डाउन कर लेता हूँ दोबारा से। और ऑर्डर लिस्ट के लिए बस मुझे यहाँ पे UL की जगह क्या लिखना पड़ेगा, UL की जगह मुझे यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा OL, ठीक है। OL का मतलब है ऑर्डर लिस्ट, मैंने OL कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब इसको जाके रिफ्रेश करते हैं जरा, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 ये ऑर्डर में आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये कहलाता है हमारे पास लिस्ट के टैग्स, ठीक है। अच्छा, इसको मजीद एक्सप्लोर करेंगे CSS के साथ। तो अभी मैंने CSS डिस्कस नहीं की, CSS मैं आपको आज की ही क्लास में इंट्रोड्यूस करवा दूंगा।
ताकि CSS के साथ आप मिलके एक अच्छा लेआउट बना सकें। अच्छा, ये हमारे पास बात हो गई लिस्ट की। अब उसके बाद हम चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंकर। अच्छा, अब हम बात करेंगे किसकी? एंकर टैग्स की। एंकर टैग हमारे पास क्या होते हैं? एंकर टैग्स का हम यूज जब करते हैं जब हमें किसी भी वेब पेज को लिंक करना होता है दूसरे वेब पेज के साथ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक वेब पेज बना हुआ है जिसका नाम है index.html, ठीक है। अब यहाँ पे जाके मैं एक दूसरा पेज बना देता हूँ about.html। ये मैंने पेज बनाया, यहाँ पे बॉयलर प्लेट लगा लेते हैं और इसका नाम हम रख देते हैं अबाउट पेज, ठीक है। अच्छा, अब हम index.html के अंदर आते हैं और यहाँ पे आके एंकर टैग लगाते हैं। अब एंकर टैग यूज करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले ए लिखते हैं और उसके बाद हमें सजेशन दे रहा है, इस पर एंटर कर दिया। अब देखें एंकर टैग के अंदर आपको क्या क्या चीजें प्रोवाइड कर रहा है। आपको एक स्टार्ट टैग के अंदर एक ये क्या चीज है? एट्रीब्यूट कहलाती है। जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था कि एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट हमेशा एक जो है आपके पास प्रॉपर्टी होती है और इक्वल्स टू डबल कोट्स के अंदर उसकी वैल्यू होती है। ये आपके पास एट्रीब्यूट कहलाता है। कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग एन एलिमेंट, ठीक है, वो एट्रीब्यूट कहलाता है। अब यहाँ पे आके मैंने लिखा फॉर एग्जाम्पल मुझे अबाउट पेज पे जाना है, तो मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया अबाउट पेज और यहाँ आके मैं क्या करूंगा? इस अबाउट पेज का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा। और वो किस तरीके से दूंगा? about.html। उसने मुझे खुद सजेशन दे दिया और सजेशन जब भी नहीं आता तो हम क्या करते हैं? सजेशन लेने के लिए कंट्रोल स्पेस बार प्रेस करते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब ये जो लिंक है हमें किस तरीके से शो होगा? हम ब्राउजर पे जाते हैं, विंडो स्विच करते हैं, ब्राउजर पे जाके कंट्रोल R रिफ्रेश किया तो ये देखें अबाउट पेज का मेरे पास लिंक आ रहा है। इसको मैं जूम इन कर देता हूं ताकि आप लोगों को क्लियरली विजिबल हो जाए। ये देखें नीचे हमारे पास अबाउट पेज का लिंक आ रहा है। इस पे जाके मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक करने पे मेरे पास कौन सा वाला पेज खुल रहा है? देखो ऊपर URL में नेम चेंज हो गया, about.html, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे अबाउट के अंदर जाके कुछ लिख देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जाके लिख देता हूँ सिर्फ याद रखने के लिए, शो करवाने के लिए, मैं यहाँ पे H1 का टैग लगाता हूँ और यहाँ पे मैं जाके लिख देता हूँ अबाउट पेज और यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो आपके सामने देखें अबाउट का पेज खुल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल क्या है? ये लिंक कहलाते हैं, एंकर टैग कहलाते हैं। अब एंकर टैग को और मजीद किस तरीके से यूज किया जा सकता है? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम एक वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट का नेविगेशन बार बनाते हैं, तो नेविगेशन बार में बहुत ज्यादा एंकर टैग को यूज किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब सिंपल हमारे पास एंकर टैग इस तरीके से काम कर रहा है। अभी मैं सिंपल आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ और साथ साथ जब मैं CSS करवाऊंगा तो CSS के थ्रू इन तमाम चीजों को मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा कि किस तरह इनको खूबसूरत बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको कुछ टैग्स इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद एंकर टैग के बाद आपके पास जो है आता है टेबल का, जो मैंने डिस्कस किया था। तो टेबल क्या कहलाता है? टेबल फॉर एग्जाम्पल वैसे तो अब इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है टेबल्स को। टेबल्स अब ये समझ लें कि पुरानी प्रॉपर्टी हो गई, लेकिन कभी भी आपको वेब पेज के अंदर टेबल्स को यूज करना हो तो आप उसके लिए HTML का प्रोवाइडेड टेबल का एलिमेंट यूज करेंगे, ठीक है। अब उसके लिए आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको एक पेरेंट टैग बनाना होता है टेबल के नाम से। टेबल लिखोगे, यहाँ पे जाके आपके पास पेरेंट टेबल का टैग आ जाएगा। उसके बाद आपके पास, अच्छा, अब आपको एक चीज याद रखनी होगी कि अगर मैं टेबल्स की बात कर रहा हूँ तो टेबल्स के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं? टेबल के कुछ हेडर्स होते हैं, ठीक है, और हेडर्स के अलावा कुछ टेबल का डेटा होता है। अब हेडर से मुराद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे आपको याद करवाने के लिए यहाँ पे जाके सिंपल लिख दूं टेबल्स। अगर मैं यहाँ पे टेबल लिखता हूँ और इसकी इमेजेस लाते हैं, वाओ, ये तो खतरनाक वाला दूसरा टेबल आ गया। तो यहाँ जाके मैं लिख देता हूँ HTML टेबल्स। ये वो बैठने वाली टेबल दे दी उसने गलती से ना। अच्छा, अब यहाँ जाके मैंने इस पर क्लिक किया तो ये देखें टेबल की इमेज आ रही है मेरे पास और यहाँ पे जो पर्सन और एज है ये क्या है? इसका ये हेडर्स है और यहाँ पे टेबल का डेटा है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो एक ऊपर पर्सन और एज है, ये पूरी एक क्या है? ये रो है, ठीक है। और ये पर्सन वाला क्या है? ये कॉलम है, ठीक है। वर्टिकल लाइन जो होती है वो हमारे पास कॉलम कहलाती है और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या कहलाती है? जो है रो कहलाती है, ठीक है। अच्छा, अब हमें रो एंड कॉलम्स को किस तरीके से यहाँ पे डिक्लेयर करना है और उसको किस तरीके से बनाना है टेबल्स को, चलें वो देखते हैं। यहाँ पे आके मेरे पास मैंने टेबल का पेरेंट टैग बना लिया। आपने जब भी टेबल को ड्रॉ करना है तो आपने क्या बनाना है? उसका पेरेंट टैग बनाना है टेबल के नाम से। अब उसके बाद आप इसके अंदर आएंगे
और यहाँ पे आके आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे टी हेड, क्योंकि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि टेबल के क्या होते हैं, ऊपर हेडर्स होते हैं जो कि जिन्हें हम कहते हैं कॉलम्स, ठीक है। अब कॉलम्स बनाने के लिए आप क्या करोगे, टी हेड की हेडिंग डालोगे, यहाँ पे टैग बनाओगे, और उसके बाद आपको क्या बनानी है, आपको एक रो बनानी है। तो रो बनाने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे टी आर, टेबल रो, रो बन गई। अब उसके बाद इसके अंदर कितने कॉलम्स होंगे वो आपने देखना है। तो कॉलम्स बनाने के लिए आप क्या लिखोगे, टी डी, टेबल डेटा। और यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल अगर मैं 4 कॉलम्स बनाना चाहता हूँ, तो पहला कॉलम मेरा हो जाएगा आईडी, उसके बाद यहाँ पे ऑल्टर शिफ्ट डाउन करके नेम, ईमेल, जेंडर, ये मैं बना देता हूँ। नेम, ईमेल, और यहाँ पे जेंडर, ठीक है। मेरे पास ये क्या हो जाएंगे, टेबल के हेडर्स हो जाएंगे। अब जरा इसको रन करके देखते हैं, तो जरा देखिएगा इसकी कितनी बुरी शक्ल आएगी आपके सामने। अगर मैं यहाँ पे जाके इसको रन करता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स खोलना है, मुझे इंडेक्स लिख दिया मैंने, रन किया, और उसके बाद यहाँ पे देखें ये कितनी बुरी शक्ल आ रही है। अच्छा एक काम करते हैं, जो पुराना काम है ना इसको हम जाके जरा कॉमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है ना वो बहुत नीचे आ रही हैं सारी चीज़ें ना, चेंजेस हमारे, तो चेंजेस हमारे ख़राब हो रहे हैं। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे जाके कमेंट, एक मिनट, ये कमेंट बड़ा बहुत मुश्किल से होगा, इसको देखना पड़ेगा। यहाँ से सेलेक्ट करते हैं इसको। HTML के अगर आप कमेंट पे कमेंट करेंगे ना तो मसला करता है, तो आपने देखना पड़ेगा किस तरीके से कमेंट करना है। इसको पिक्चर्स को कर देता हूँ। अच्छा अब यहाँ जाके मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें टेबल्स आपके पास इस तरीके से आ रहे हैं। अच्छा अब हमारे पास यहाँ जो टेबल्स हैं उसके अंदर क्या आ रहा है, उसके अंदर देखें बॉर्डर्स भी आ रहे हैं। ये बॉर्डर्स आ रहे हैं, ये बॉर्डर्स क्या कर रहे हैं, एज अ सेपरेटर यूज हो रहे हैं कि ये इस कॉलम को अलग कर रहे हैं, इस कॉलम को अलग कर रहे हैं, इसी तरह रोज को भी अलग कर रहे हैं। तो यही जो सेपरेशन है ये किस तरीके से करेंगे, बॉर्डर्स के थ्रू करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे आगे टेबल के अंदर, क्योंकि अभी वैसे तो खैर ये ऑब्सोलीट प्रॉपर्टी है टेबल की, लेकिन मैं यहाँ पे जाके फिर भी लिख देता हूँ आपके लिए बॉर्डर 1। अच्छा अब एक चीज यहाँ पे जहन में रखिएगा अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपके पास रेड कलर से आ रही है ना, इसका मतलब ये ऑब्सोलीट प्रॉपर्टी है। ऑब्सोलीट प्रॉपर्टी का मतलब ये कि ये अब यूज नहीं की जाती, ये पुरानी प्रॉपर्टी थी, ओल्डर वर्जन में इसको यूज किया जाता था, ठीक है। तो खैर अब जो है हमारे पास जो चल रही है अभी प्रॉपर्टी, अभी हम उसको चला रहे हैं, लेकिन बाज औकात ऐसी प्रॉपर्टीज काम नहीं भी करती, तो आप इससे परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि ये आपको CSS प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं, दोबारा से इसको रिफ्रेश करके यहाँ आते हैं और रिफ्रेश किया तो ये देखें हमारे पास इसके अंदर क्या आ गया, कॉलम आ गया, बॉर्डर्स आ गया, ठीक है। अच्छा अब इनके अंदर डेटा डालते हैं। देखिए मैंने हेडर्स डिफाइन किए, मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टेबल बनाया, टेबल के अंदर मैंने क्या किया, उसका जो है वो हेडर्स बनाया, हेडर्स बनाने के लिए टी हेड बनाया, और टी हेड के अंदर मैंने क्या रखा, टी आर मतलब ये पूरी एक जो बाउंड्री नजर आ रही है आपको रो की, ये टी आर हो गई। और टी आर के अंदर मैंने टी डी में एक एक अलग डेटा डिफाइन किया, तो टी डी के अंदर आईडी रखी, फिर टी डी नेम, टी डी ईमेल, टी डी जेंडर, ठीक है। तो ये मेरे पास डेटा हो गया। अब उसके बाद मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे आके टी हेड से नीचे आना है, और उसके बाद मुझे अब इन हेडर्स के अंदर का डेटा डालना है। फॉर एग्जांपल कॉलम्स के अंदर का डेटा, जैसे आईडी 1 2 3 4 5, नेम मैंने अली डाल दिया, उसामा डाल दिया, इस तरीके से, तो वो हमें डेटा इंसर्ट करना है। तो टी बॉडी लिखूंगा उसके लिए, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये टी हेडर है, टी हेड है जो कि मेरे पास हेडर का पोर्शन है टेबल के, और ये टी बॉडी है जो कि बॉडी का पोर्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, टी आर दोबारा से, क्योंकि मुझे एक रो चाहिए, और उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके अंदर डेटा चाहिए, तो टी डी, टेबल डेटा, और आईडी यहाँ पे मैंने डाल दिया फॉर एग्जांपल 1, और उसके बाद नेम डालना है दूसरा, क्योंकि दूसरे कॉलम के अंदर क्या है, नेम है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेम आ जाएगा, नेम मैंने डाल दिया अली। और उसके बाद मेरे पास क्या है, तीसरा कॉलम है ईमेल, ईमेल मैंने डाल दी फॉर एग्जांपल ali@gmail.com। और उसके बाद फोर्थ कॉलम कौन सा है मेरे पास, जेंडर, जेंडर क्या है मेरे पास, मेल रख दिया मैंने, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखें मेरे पास क्या आ गया, एक टेबल के अंदर इतना सारा डेटा आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपल टेबल्स कहलाते हैं, जो कि HTML के अंदर यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर और डमी डेटा डाल देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके इसी डेटा को डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो अब मुझे अगर एक और रो बनानी है, तो मैंने क्या किया, इसी को जो है वो सेलेक्ट किया, ऑल्टर शिफ्ट डाउन, दूसरी रो बन जाएगी, देखिएगा, इसको रन किया, दूसरी रो बन गई।
इसी तरह तीसरी रो बनानी है, टी आर को बस आपने कॉपी पेस्ट करना है और उसके अंदर टी डी के अंदर जो टेबल्स का डेटा है वो चेंज कर देना आप। तो ये आपके पास HTML का एक टेबल बन के आ गया, ठीक है। अच्छा, आप इसको अलाइन भी कर सकते हैं, वो तमाम चीज़ अभी CSS के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब ये हमारे पास टेबल्स तक का एक टॉपिक था HTML के अंदर, और भी मजीद टॉपिक्स आएंगे अभी HTML के अंदर जो मैं आपको साथ साथ इंट्रोड्यूस करवाता रहूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसका सबसे मेन टॉपिक है डिव का, और इसके अलावा सिमेंटिक टैग्स है, तो वो मैं आपसे अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ CSS की तरफ। अच्छा, अब CSS की अगर हम बात करें तो CSS के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं, जरा उसको देख लेते हैं। CSS का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है, ये हमारे पास CSS होती है। अच्छा, अब CSS का यूज क्या होता है? CSS का यूज ये होता है कि अगर हमारे पास एक स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर को हमें क्या करना है, HTML का स्ट्रक्चर है, वेब पेज है, देखें वेब पेज मेरे पास अभी बिल्कुल सादा सा आ रहा है, बिल्कुल सिंपल सा आ रहा है। मुझे क्या करना है, मुझे इस वेब पेज के अंदर इसको क्या करना है, इसको मुझे थोड़ा सा या बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, अट्रैक्शन लाने के लिए CSS का यूज करूंगा, खूबसूरती लाने के लिए इसका कलर, टेक्स्ट, फॉन्ट, फॉन्ट साइज, अलाइनमेंट, इसके अलावा मार्जिन, पैडिंग, और जो भी चीजें होंगी तमाम चीजें हम किससे डिफाइन करेंगे, हम डिफाइन करेंगे CSS से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट लेते हैं CSS को। अब CSS की हमारे पास कुछ टाइप्स होती हैं, टाइप्स ऑफ CSS। पहली टाइप होती है इसकी हमारे पास इंटरनल CSS, दूसरी टाइप हमारे पास होती है एक्सटर्नल CSS, तीसरी टाइप हमारे पास होती है इनलाइन CSS। अब ये क्या चीजें होती हैं, अभी देखने में तो आपको समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है समझ में भी आ जाए क्योंकि माशाल्लाह आप लोग पढ़ के बैठे हैं, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। इंटरनल CSS वो होती है जो कि फाइल के अंदर यूज होती है ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं एम्बेड विद इन द HTML डॉक्यूमेंट, HTML डॉक्यूमेंट के अंदर एम्बेड करवाया जाता है इसको, ठीक है। इसी तरह एक्सटर्नल CSS कौन सी होती है, लिंक विद इन द HTML डॉक्यूमेंट। और इनलाइन क्या होती है, इसको मैं लिख देता हूं फॉर एग्जांपल यूज्ड टू स्टाइल द स्पेसिफिक line in a HTML डॉक्यूमेंट, ठीक है। HTML डॉक्यूमेंट के अंदर किसी भी स्पेसिफिक लाइन को स्टाइल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इनलाइन CSS का यूज करते हैं। अब वो किस तरीके से होगा, देखो फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीजें पढ़ाई, ठीक है। अब यहाँ पे आगे फॉर एग्जांपल इस एंकर टैग के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि यार इसका चलो लिस्ट स्टार्ट लेते हैं पहले, उसके बाद एंकर टैग पे आएंगे। ये जो लिस्ट आइटम जिसके अंदर मैंने एप्पल लिखा हो, ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार इस एप्पल के अंदर ना इसका कलर चेंज हो जाए। तो कलर चेंज करने के लिए फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगा, क्योंकि मैं ये स्पेसिफिक लाइन को सिर्फ क्या करवा रहा हूँ, स्टाइल करवा रहा हूँ, तो स्टाइल करवाने के लिए मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे आगे स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाऊंगा, ठीक है। उस एट्रीब्यूट के अंदर मैं क्या करूंगा, इसकी जो टाइप होगी वो दूंगा। फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, इसके टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने की प्रॉपर्टी क्या होती है, कलर, सिंपल कलर लिखते हो आप, और कलर लिख के देखो सजेशन आ रहा है मेरे पास, इस पर एंटर कर दिया मैंने, उसके बाद मुझे यहाँ पे कलर सजेस्ट कर रहा है, तो यहाँ जाके फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कलर पिक कर लिया। अब यहाँ आके रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा, ये देखें कलर चेंज हो गया एप्पल का, ठीक है। इसी तरह ग्रैप्स की करते हैं तो बिल्कुल इसी तरह होगा, यहाँ आके आप क्या लिखोगे, स्टाइल, स्टाइल का आपने एट्रीब्यूट लगाया, स्टाइल के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे आके कलर को पिक किया, और कलर के लिए मैंने यहाँ पे एक्वा कलर ले लिया इसका फॉर एग्जांपल। अब यहाँ आके रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें मेरे पास ग्रैप्स का कलर चेंज हो गया। तो ये किस तरह से इंप्लीमेंट हो रहा है, ये इंप्लीमेंट हो रहा है इनलाइन CSS के थ्रू, ठीक है। तो ये आपके पास इनलाइन CSS कहलाती है। इसी तरह
अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ आके एंकर टैग के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि यार इस एंकर टैग को थोड़ा सा बड़ा दिखा दूँ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए मैं यहाँ पे जाके स्टाइल का इंटरनल CSS लगाने जा रहा हूँ, तो स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाऊंगा और इस स्टाइल के अंदर मैं क्या करूंगा, मैंने यहाँ पे जाके लिख दिया फॉन्ट साइज। अच्छा, आपको कोई भी प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल यहाँ से सजेशन से पिक कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही तो आप सिंपल गूगल पे जाके सर्च करो। गूगल पे हर एक मटेरियल भरा पड़ा हो, आपको आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। ये क्रैमिंग का कोई वो सीन नहीं है कि आप यहाँ पे आके रट्टा लगाओ और वो दिन और रात बैठे हैं और याद कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्रोग्रामिंग या कोडिंग ऐसी चीज है जो कि आपको प्रैक्टिस करने से आती है। जैसे मैथ्स में आप प्रैक्टिस करते हो, तो इसी तरह आपने इसके अंदर प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो प्रैक्टिस किस तरह होगी, आप सिंपल गूगल पे जाओगे, जो भी मसला है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉपर्टी याद नहीं आ रही, आप सिंपल गूगल पे जाके कुछ लिखो, उसको बताओ भाई ये प्रॉपर्टी मुझे अप्लाई करनी है, CSS की इस प्रॉपर्टी का नाम बता दो, वो आपको सिंपल बता देगा, आप वहां से देख के अप्लाई करो, हो जाएगा काम, ठीक है। तो इसी तरीके से याद होता है सब। तो यहाँ जाके मैंने लिख दिया फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दिया 40 px। px का मतलब होता है पिक्सल्स, ये यूनिट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने px लिख दिया और यहाँ आके मैं रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखें, ये मेरे पास जो लिंक है, ये लिंक इसका फॉन्ट कितना बड़ा होगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास ये जो टेबल बना हुआ है, अब इस टेबल को थोड़ा सा हसीन बनाते हैं, इसका मेकअप करते हैं, ठीक है। तो वो किस तरह करेंगे, देखें, अभी तो बॉर्डर हटाता हूँ, जब बॉर्डर हटाऊंगा देखना कितना फीका लगेगा, बेकार सा लगेगा, आप बोलोगे यार क्या है ये, देखो कितना बुरा लग रहा है ना। अब इसको मैं क्या करूंगा, इसको चेंज करूंगा, चेंज करने के लिए क्या करूंगा, इसकी स्टाइलिंग करेंगे। अब इसकी तमाम इंटरनल स्टाइलिंग करूंगा मैं, टेबल के पेरेंट टैग के अंदर आता हूँ, स्टाइल का एट्रीब्यूट लगाया, और एट्रीब्यूट लगाने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसकी हाइट बढ़ाऊंगा। हाइट मैंने दे दी फॉर एग्जाम्पल 300 px, और उसके बाद मैंने यहाँ पे विद असाइन कर दी, विद मैंने इसको दे दी फॉर एग्जाम्पल 500 px। अब जाके जरा इसकी शक्ल देखते हैं, कंट्रोल R किया, ये देखो, अभी आपको दिख रहा होगा यार ये तो अभी भी टेबल नहीं लग रहा, पता नहीं क्या लग रहा है, अजीब गरीब चीज। तो ठीक कर लेते हैं इसको, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे क्या देना है, बॉर्डर देना है, तो यहाँ जाके मैंने लिख दिया बॉर्डर, और बॉर्डर के लिए मुझे यहाँ पे, अच्छा अब एक चीज और, बॉर्डर का एक अलग से टॉपिक होता है, तो इस टॉपिक के लिए मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि बॉर्डर्स अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या चीजें यहाँ पे डिफाइन करनी होती है। लेकिन सबसे पहले ना आपके पास एक, सबसे पहले मैं इसको जो है अलग अलग डिफाइन करूंगा, उसके बाद एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आपको बताऊंगा। अगर मैं यहाँ पे जाके लिखता हूँ बॉर्डर विथ, बॉर्डर की विथ आ गई। अब यहाँ जाके मैंने लिखा कि कितनी विथ का बॉर्डर चाहिए, मैंने यहाँ पे जाके लिखा 2 पिक्सल्स का बॉर्डर मुझे प्रोवाइड किया जाए, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा बॉर्डर स्टाइल। अब बॉर्डर का स्टाइल क्या, मैंने कहा यार सॉलिड रख, ठीक है। बॉर्डर के बहुत सारे स्टाइल होते हैं, मैंने कहा सॉलिड रख। सॉलिड के बाद फिर मैंने यहाँ पे कहा बॉर्डर कलर, और कलर के लिए मैंने कहा यार ब्लैक दे दो, ठीक है। तो ये हमारे पास एक बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब देखते हैं जाके, इसको रिफ्रेश किया, ये देखें बॉर्डर आ गया। लेकिन यार एक चीज और, अब तो ये सब पे नहीं आ रहा है, ये तो सिर्फ टेबल पे आ रहा है। तो एक काम करते हैं, इसके लिए अभी इनलाइन CSS मुझे अलग अलग अप्लाई करनी पड़ेगी, तो इसको कॉपी किया और पेस्ट करना पड़ेगा सब जगह। तो यहाँ से कंट्रोल C किया, और उसके बाद मुझे हेडर पे भी चाहिए, इसकी रो पे चाहिए, तो यहाँ पे स्टाइल लगाया और यहाँ पेस्ट किया। इसी तरह मैं यहाँ पे आके इसके TR में पेस्ट करूंगा, स्टाइल लगा के, कंट्रोल स्पेस बार सजेशन दिया, पेस्ट कर दिया। तो यहाँ पे आके आपके पास कुछ शक्ल इसकी बन के आ सकती है, जो कि अभी नहीं बन के आई। क्यों बन के नहीं आई, क्योंकि मैंने इसको कुछ कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी, देख लेते हैं। अच्छा एक मिनट, कंट्रोल Z किया, वापस T बॉडी के अंदर लगाना है, पेस्ट कर दिया। इसी तरह T हेड के अंदर लगाना है, पेस्ट कर दिया, और यहाँ जाके रिफ्रेश किया, चेंजेस ही नहीं आ रहे। चेंजेस देखने पड़ेंगे भाई, क्यों नहीं आ रहे, कुछ गलती की है हमने। एक मिनट,
आ जाएगा। अभी भी नहीं आया, अब आ गया, ठीक है। अच्छा, मसला ये है सारा कि जो हमारे पास ये इनलाइन CSS है, इसके थ्रू ये बहुत बड़ा काम हो जाएगा अगर मैं सबके TD के अंदर जाके करूंगा काम, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे एक एक TD को यहाँ पे जाके बॉर्डर देना पड़ेगा। तो ये मेरे पास एक बहुत पैथेटिक चीज़ हो जाएगी कि मुझे इनलाइन यहाँ से अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मैं अगर आपके सामने करूँ यहाँ से, तो वैसे तो मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मैं यहाँ से Ctrl D करूँगा तो मल्टीपल कर्सर मेरे पास बन जाएंगे, लेकिन अभी नहीं बन रहे। मैं आपको बता देता हूँ मल्टीपल कर्सर किस तरह लाने होते हैं। सबसे पहले तो एक सिंगल कर्सर है आपके पास, आप ऑल्टर प्रेस करो और जहाँ जहाँ आपने इम्प्लीमेंट करना है वहाँ वहाँ जाके आप क्लिक करते रहो, तो आपके पास ये मल्टीपल कर्सर बन के आ जाएंगे। आप एक ही प्रॉपर्टी को बार बार लगा सकते हो। स्पेस दिया, Ctrl V कर दिया, सारी की सारी प्रॉपर्टी आपके पास अप्लाई हो गई। Ctrl R किया, बॉर्डर आ गए, ठीक है। इसी तरह आप नीचे वाले TD के अंदर कर लो। यहाँ पे आके आप इसको ऑल्टर प्रेस करके रखो और यहाँ पे आके मल्टीपल कर्सर बनाओ और उसके बाद यहाँ पे जाके प्रॉपर्टीज अप्लाई कर दो। Ctrl V, स्पेस देके Ctrl V, और ये आपके पास इस तरीके से बॉर्डर बन गया, ये टेबल बन गया आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये करना है कि पहले तो इसकी हाइट कम करता हूँ, हाइट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो यहाँ पे आके हमारे पास हाइट है 300, तो हम 200 कर देते हैं और यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो ये हमारे पास टेबल आ गया, ठीक है। अच्छा, अब और क्या करते हैं, इसकी अलाइनमेंट कर देते हैं। अलाइनमेंट करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहीं आके स्टार्ट में एक प्रॉपर्टी लिख देता हूँ जो कि अलाइनमेंट करने के लिए होती है। तो उसके लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन और सेंटर। सारा का सारा टेक्स्ट आपका क्या हो गया, सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसी तरह अगर मैं इन फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहूँ, तो फॉन्ट का कलर चेंज करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल, आपको पता है, कलर की प्रॉपर्टी लगाऊंगा। यहाँ पे जाके मैंने लिख दिया कलर, और कलर मैंने लिख दिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास कलर आ गया। इसी तरह अगर आप इसका बैकग्राउंड कलर रखना चाहो तो बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर आपने रख दिया फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जाके ये वाला, इतना हसीन कलर आ गया माशाल्लाह से। इसी तरह बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहो तो बॉर्डर का कलर चेंज करने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल यहाँ पे आओ, ब्लैक की जगह कुछ और कलर रख दो आप यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसको सिलेक्शन यहीं से कर देते हैं, इस तरीके से हमने बॉर्डर का कलर चेंज कर दिया। माशाल्लाह से हुआ नहीं यार, ये चेंजेस बड़े मसले कर रहे हैं कभी कभार। अच्छा हाँ, ये क्यों नहीं हुआ ये मैं समझ गया, ये इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि देखें बॉर्डर का कलर चेंज तो हो चुका है, लेकिन बाहर वाले बॉर्डर का कलर चेंज हुआ, अंदर वाले बॉर्डर्स को आपने अलग अलग जाके करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी खैर ये आपको काफ़ी ज़्यादा बड़ा कोड लगेगा, और ये है भी बड़ा कोड, क्योंकि हम ये तमाम चीज़ें इनलाइन CSS से तो हरगिज़ नहीं करते। हम ये तमाम चीज़ें करते हैं एक्सटर्नल CSS से या फिर इंटरनल CSS। इंटरनल भी हम इतना यूज़ नहीं करते, एक्सटर्नल सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि देखें, सबसे पहली चीज़ आपको कोडिंग में हमेशा याद रखनी चाहिए कि आपने हमेशा ना एक प्रैक्टिस फॉलो करनी होती है कि कभी भी किसी भी चीज़ को ना, किसी भी कोड को आपने जैसे कि एक बड़ा कोड आपको एक आउटपुट जनरेट करके दे रहा है और एक छोटा सा कोड आपको आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, तो आपने करना है क्या, आपने उस छोटे कोड को लिखना है, बड़े कोड को आपने नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि आपको मेमोरी के अंदर स्पेस सबसे कम से कम यूज़ करनी होती है, ठीक है। और जब आपका कोड बहुत ज़्यादा होगा तो आपकी जो कंप्यूटर की ऑप्टिमाइजेशन टाइम है वो बढ़ जाएगा, आपका जो वेबसाइट का लोडिंग टाइम है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उसको लोड होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इस वजह से आपको हमेशा ये अप्रोच रखनी होती है कि आपको कोड हमेशा शॉर्ट लिखना होता है और काम उससे बड़ा हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल टेबल के टैग्स है और इसके अंदर हमने इनलाइन CSS को यूज़ किया। अच्छा, अब इनलाइन के अलावा हमारे पास एक CSS होती है जो कि इंटरनल CSS कहलाती है। अब इंटरनल CSS का क्या सीन होता है, ज़रा मैं आपको यहाँ पे जाकर डिस्कस कर देता हूँ। देखिए, इनलाइन CSS आपको पता है किसी भी स्पेसिफिक लाइन को टारगेट करना हो तो आप क्या करते हैं, इनलाइन CSS का यूज़ करते हैं। अब इंटरनल CSS का जो है वो ये केस है कि इंटरनल CSS को आपने जब भी यूज़ करना होगा आपने हेड के सेक्शन के अंदर यूज़ करना होगा। ये हेड है आपके पास, आपने इसके अंदर यूज़ करना है। किस तरीके से? इनलाइन CSS के लिए आप क्या कर रहे थे, आप लगा रहे थे किसी भी पेरेंट या चाइल्ड टैग के अंदर जो कि आपका स्टाइल का एट्रीब्यूट होता था। अब आप यहाँ पे जाके क्या लगाएंगे, आप यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल का टैग, और इसके अंदर आप सारी की सारी CSS देंगे। अब CSS को डिफाइन करने का इसमें थोड़ा सा एक अलग तरीका होता है। वो क्या होता है, सबसे पहले मैं आपके सामने जनरलाइज फॉर्म लिख रहा हूँ कि किस तरह से CSS को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल
इसको हम कमेंट लिखते हैं और यहाँ पे आके मैं बता देता हूँ। आपने क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपने लिखना होता है सेलेक्टर, उसके बाद लगाना होता है कर्ली ब्रैकेट्स, उसके बाद आपने लिखना होता है प्रॉपर्टी और कॉलन, और उसके बाद आपने लगानी होती है वैल्यू और उसके बाद टर्मिनेटर। ठीक है, सेलेक्टर, प्रॉपर्टी, वैल्यू और ये टर्मिनेटर। ये काम तो ये समझ लो, ये काम वही है जो अभी नीचे करके आए हो। क्या करके आए हो, ये देखो, यहाँ पे आपने लगाई थी स्टाइल का एट्रीब्यूट और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी, ये वैल्यू और ये टर्मिनेटर। मतलब यही उठा के अब आप कहाँ डाल रहे हो, अब आप ये उठा के एक स्टाइल के टैग के अंदर डाल रहे हो और उसको एक सेलेक्टर से टारगेट कर रहे हो। सेलेक्टर का मतलब ये होता है, सेलेक्टर्स आपके पास CSS के बहुत सारे होते हैं, लेकिन अभी हम सिंपल जो है वो टाइप सेलेक्टर नहीं, हम एलिमेंट सेलेक्टर पढ़ रहे हैं। किसी भी एलिमेंट को टारगेट करना होगा तो हम क्या करेंगे, उस एलिमेंट का नाम लिख देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से अब ये तमाम इनलाइन CSS को यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं जरा कर रहा हूँ कमेंट आउट, ठीक है, ताकि ये कमेंट आउट हो जाए तो उसके बाद फिर ये इसको टारगेट करेगा सिंपल। अब मैं चाह रहा हूँ कि यार ये OL के अंदर जितने भी LI है ना, इनको सबको एक साथ एक ही कलर देना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, ये LI उठाऊंगा यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पे आऊंगा और इसको यहाँ पे लिख दूंगा इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये क्या बन जाएगा, मेरा सेलेक्टर बन जाएगा। कोई भी HTML का टैग CSS के अंदर टारगेट करके और उस पर आप कोई भी प्रॉपर्टी लगाओगे CSS की, तो वो क्या बन जाता है, सेलेक्टर बन जाता है। इस तरीके से मैं कर्ली ब्रैकेट्स लगाऊंगा, ओपन करूंगा और उसके बाद मैं यहाँ पे जाके लिख दूंगा कलर, और कलर को मैंने लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट यहाँ पे मैंने कलर लिखा और कलर मैंने यहाँ पे दे दिया ये, ठीक है। और इसके अलावा बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं इसको। बैकग्राउंड लिखा, थोड़ा सा मेरा PC स्लो हुआ हुआ तो सजेशन ना बहुत देर में दे रहा। बैकग्राउंड कलर हम ये इसका डार्क दे देते हैं। अब यहाँ जाके मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखिएगा, ये देखें, ये मेरे पास लिस्ट थी और लिस्ट के अंदर बैकग्राउंड कलर भी आ गया और यहाँ पे इसका जो है आपके पास फॉन्ट का कलर भी आ गया, ठीक है। तो देखें, अब अगर मैं इसको इनलाइन CSS से टारगेट करने जाता तो मैंने यहाँ पे देखें आपके सामने इनलाइन CSS भी लगाई थी, तो मुझे हर एक लाइन में जाके अलग से डिफाइन करना पड़ रहा है। तो इसको बहुत ज्यादा शॉर्ट कर देता है क्या चीज, इंटरनल CSS या फिर एक्सटर्नल CSS, ठीक है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं टेबल की तमाम चीजों को यहाँ से हटा दूं, टेबल के तमाम चेंजेस को मैं यहाँ से हटा दूं, तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास मैं फॉर एग्जाम्पल इसको अभी टेबल को यहाँ से कोलैप्स करता हूँ और इसको कमेंट करता हूँ। कोलैप्स किया, इसको मैंने Ctrl+C भी कर लिया और इसको मैंने कमेंट भी कर दिया, ठीक है। ये पूरा का पूरा टेबल मेरा क्या हो गया, कमेंट हो गया। और यहाँ जाके मैंने यहाँ लिख देता हूँ फॉर, अच्छा CSS के बाद लिख देते हैं, यहाँ जाके फॉर इम्प्लीमेंटिंग इंटरनल CSS, ठीक है, ये कर देते हैं और यहाँ पे जाके पेस्ट करते हैं। और ये तमाम जितने भी मेरे पास टेबल के अंदर इनलाइन CSS हुई है, इन तमाम को मैं हटाता हूँ। किस तरीके से हटा रहा हूँ देखें ज़रा, आप लोग भी समझिएगा। ऑल्टर मैंने प्रेस करके रखा और तमाम जगह पे मल्टीपल कर्सर बना रहा हूँ। इन सबको एक साथ मैं क्या कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। ये हमारे यहाँ बाहर जो है वो इश्क मुर्शिद का कोई दीवाना है, वो हर वक्त गाना बजाता रहता है। अच्छा, इसको मैं सबको एक साथ सेलेक्ट करूंगा और इसको मैंने ख़त्म कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे आके इस स्टाइल को भी हटाना चाह रहा हूँ, इसको भी मैंने एक साथ सेलेक्ट किया और यहाँ भी इसको भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ये भी ख़त्म। इसी तरह यहाँ भी मल्टीपल कर्सर बना लेते हैं ख़त्म, और इसको भी ख़त्म कर लेते हैं। कहाँ तक है ये आपका यहाँ तक है, ठीक है। अब देखें आपके सामने बिल्कुल वैसे ही सिंपल सा टेबल हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे टेबल को देख लेते हैं ज़रा, यहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ये देखें मेरे पास ये सिंपल सा टेबल आ गया। अब देखिएगा मैं इसको किस तरीके से इंटरनल CSS के थ्रू क्या करूंगा, डिजाइन करूंगा। तो इंटरनल CSS में आते हैं,
और इंटरनल CSS में आगे क्या करेंगे, जो हमारे पास हेड का सेक्शन है यहाँ पे आके अब दूसरा सिलेक्टर बनाऊंगा, किसका, टेबल का सिलेक्टर बनाऊंगा। तो यहाँ पे जाके टेबल लिखूंगा और टेबल लिख के यहाँ पे जाके फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ BD लिखूंगा, बॉर्डर आ जाएगा मेरे पास। अब ये बॉर्डर मेरे पास क्या आ गया, एक थिकनेस आ गई, उसके बाद स्टाइल आ गया, बॉर्डर की विड्थ आ गई, स्टाइल आ गया और उसका कलर आ गया। ठीक है, तो यहां से मैं इसको कर देता हूँ 2px और यहां आके मैंने कर दिया रिफ्रेश, तो मेरे पास क्या आ गया, ये बॉर्डर आ गया। इसी तरह अगर मुझे अलग अलग जगहों पे अप्लाई करना पड़ेगा, टी हेड के अंदर, टी डी के अंदर और टी आर के अंदर, तो यहाँ पे जाके अगर मैं फॉर एग्जांपल लिख देता हूँ टी डी, अच्छा मैं इसको इन शॉर्ट भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं आपको वो बताना नहीं चाह रहा क्योंकि सारी चीजें मिक्सअप हो जाएंगी। अब मैं इसको इस तरीके से करूंगा, तो ये देखें पूरा का पूरा बॉर्डर आ गया। ठीक है, सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज को मैंने यूज किया और वहां मैंने अलग अलग यूज किया था इनलाइन में, तो ये मैं आपको डिफरेंस दिखाना चाह रहा था। उसके बाद बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर हमने रख दिया फॉर एग्जांपल ये रख दिया, तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। इसी तरह टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट का कलर रख दिया फॉर एग्जांपल ये रख दिया, गोला गंडा बन जाएगा। ओहो, अबे यार बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा, इसका बेकार सा लग रहा है। ओहो, डार्क कलर लेना पड़ेगा ताकि टेक्स्ट तो विजिबल हो। बैकग्राउंड कलर आपके पास ब्लैक रख देते हैं, चलो ये रख देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर आ गया। अच्छा एक चीज और देखें, बॉर्डर का जो कलर है ना वो भी हमें चेंज करना है। बॉर्डर का कलर देखें कितनी आसानी से चेंज होगा, इसको जाके मैंने लाइट कर दिया और इसी तरह इसको भी जाके मैं क्या कर देता हूँ, लाइट कर देता हूँ। ये देखें कितनी आसानी से चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं टेबल को रीसाइज करना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी हाइट विद ये तमाम चीजें, यहाँ पे मैंने टर्मिनेटर लगाया और यहाँ जाके मैंने लिख दिया हाइट, और हाइट मैंने दी फॉर एग्जाम्पल 200px और इसी तरह मैंने दे दिया विथ, और विथ मैंने असाइन कर दी 500px और यहाँ जाके रिफ्रेश किया, ये देखें। इसी तरह अगर मुझे अलाइनमेंट करनी है तो टेक्स्ट अलाइन, सिंपल बिल्कुल उसी तरह सेंटर हो गया। इसी तरह अगर मुझे टेबल को अलाइन करना है तो अलाइन वैसे ये काम नहीं करेगा अलाइन आइटम्स, मुझे पता है, नहीं किया, सही है। ये अभी इस प्रॉपर्टी को छोड़ दो, मैं आपको एक दूसरे तरीके से बता देता हूँ। मैं इसको सिंपल लिखूंगा मार्जिन 0 ऑटो, आ गया सेंटर में। ठीक है, अब ये मार्जिन क्या है, मार्जिन मतलब दोनों साइड से आउटर स्पेस। ठीक है, तो ये आपका लेफ्ट साइड का स्पेस है, ये राइट साइड का स्पेस है। जब भी आपने दोनों साइड से सेंटर करना हो तो आपने मार्जिन की ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी होती है। इसका मतलब होता है टॉप बॉटम से 0 दो, लेफ्ट राइट से ऑटो कर दो। तो टॉप बॉटम से 0 मार्जिन देता है वो, और लेफ्ट राइट से क्या कर देता है, ऑटो कर देता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल सा टेबल आ गया। हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ ली, हमने HTML के अंदर इनलाइन CSS पढ़ ली, इंटरनल CSS पढ़ ली, इसके अलावा हमने एंकर टैग पढ़ ली है, हमने क्या पढ़ लिया, हमने लिस्ट पढ़ ली, इसके अलावा हमने जो है टेबल्स पढ़ लिए। ठीक है, तो ये तमाम चीजें थी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो पूछ सकता है। ठीक है, और फिर हम इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे और कल इंशाल्लाह मिलेंगे और कल जो है एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे।